चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सिंगल स्लिट से किस तरह से डिफ्रैक्शन होता है और उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई पिन होल हो और उससे अगर डिफ्रैक्शन होता हो तो किस तरह का पैटर्न बनेगा और जो भी पैटर्न बनेगा उसके कौन से फॉर्मूले हम लोगों को याद करने हैं। जैसा कि मैं इस सेक्शन के शुरुआत में आपको बोल चुका था कि इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, वो आप शायद IIT NIT जाकर वहाँ पर भी सीख सकते हैं अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा बेटा। सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस तरह से हमने एक पिन होल लिया और पिन होल से हमने हल्का सा एक छेद कर दिया, तो पिन होल बोल दो या बड़ा उसे सर्कुलर अपर्चर बोल दो, एक ही बात है। उसका जो डायमीटर है बड़ा आपके पास वो D है, उससे बड़ा B है। जो सर्कुलर अपर्चर है या फिर पिन होल है उसका डायमीटर आपके पास B है। मैं साइड में लिख भी दूं, बड़ा B इज डायमीटर ऑफ पिन होल। इस पिन होल का डायमीटर आपके पास B है। इस पिन होल या इस कार्डबोर्ड से बड़ा कैपिटल D डिस्टेंस दूर आपके पास ये कोई स्क्रीन है जिस पर हम देखना चाहते हैं कि पैटर्न कैसा बनता है। हमने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड पर कोई लाइट फेंक दी, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। जैसे बेटा आपने लाइट फेंक दी, बाकी जगह तो लाइट रुक जाएगी, लेकिन इस पिन होल में से लाइट निकलेगी और निकलकर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधे चली गई, थोड़े से किसी एंगल पर ऐसे फैल जाएगी, थोड़ा सा किसी एंगल पे फैल जाएगी और कुछ सर्कुलर पैटर्न्स बनेंगे। सबसे पहले आपको नजर आएगा कि इसके जस्ट सामने सेंट्रल मैक्सिमा टाइप बनेगा और यहां पर एक ऐसी बड़ा डिस्क टाइप बन जाएगी। सबसे जो बड़ा ब्राइट स्पॉट होगा बड़ा वो तो यही होगा। जो सबसे पहला वाला जो सर्कुलर ब्राइट स्पॉट है बड़ा, इसको आप एक नाम दे सकते हो एरी डिस्क। हालांकि ऐसी बड़ा 2-3 कंसेंट्रिक रिंग्स और भी बनेंगी, लेकिन वहां पर इंटेंसिटी इसके मुकाबले कम होगी। इससे कुछ दूर बड़ा ऐसी एक कंसेंट्रिक रिंग और बनेगी। ऐसे बड़ा इसके आगे एक रिंग और बनेंगे, लेकिन वहां पर इंटेंसिटीज जो होंगी वो इसकी इंटेंसिटी के मुकाबले काफी कम होगी। मेन जो है, जो हमें फोकस पढ़ना है बेटा, सॉरी जो चीज़ हमें पढ़नी है, जहाँ पर हम मेन फोकस करना है वो हमारी एरी डिस्क है। जो बीच वाला जो मैक्सिमा है वो है, और कंसेंट्रिक रिंग से बनेगी बेटा, लेकिन उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी, जैसा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर भी मोर और लेस ऐसा सा ही था। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर ऐसा मामला आपके पास आएगा। सर फॉर्मूले क्या हैं बताता हूँ बेटा, सुनना। मान लीजिए बेटा फिर से वही कहानी, आपके पास बेटा ये कार्डबोर्ड, ओपेक कार्डबोर्ड है और इसमें हमने लाइट गिराई है लैम्डा वेवलेंथ की। बीच में एक पिन होल है या फिर बड़ा सर्कुलर अपर्चर है जिसका डायमीटर आपके पास B है। बड़ा डायमीटर आपके पास B है और इससे कुछ डिस्टेंस D दूरी पर बड़ा आपके पास स्क्रीन है। आपके पास बड़ा कोई ना कोई स्क्रीन है। ठीक है बच्चों, जैसे ही इस सर्कुलर अपर्चर पर लाइट गिरी, बाकी जगह लाइट गिरी वो तो रुक गई, सर्कुलर अपर्चर पर लाइट गिरी तो लाइट जो है बड़ा वो ऐसे किसी एंगल पर डाइवर्ज हो गई। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर बड़ा आपके पास मैक्सिमा आएगा इंटेंसिटी का। फिर जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे मिनिमा आएगा, जैसे 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 दूर जाओगे वैसे मिनिमा आएगा, और यहां से लेकर यहां तक आपके पास मेन लाइट आएगी। यहां से लेकर यहां तक आपके पास मेन लाइट आएगी। जो मैक्सिमम लाइट आएगी बेटा वो यहां से लेकर यहां तक आपके पास आएगी। ये जो एंगल थीटा है जहां तक बेटा लाइट गई है डिफ्रैक्ट होकर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन बी। हर चीज का बेटा आपको अर्थ पता है, लैम्डा क्या है, बी क्या है। जो लाइट आई है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, बी जो है वो बेटा आपके पास जो भी पिन होल है उसका डायमीटर है। हो सकता है बेटा कभी यहां पर पिन होल की बजाय लेंस हो। जब भी पिन होल की बजाय बेटा लेंस हुआ, वैसे ही बी की बजाय लेंस का डायमीटर लिख देना। लेंस की फोकल लेंथ नहीं, लेंस का डायमीटर या बेटा एक तरह से अपर्चर डायमीटर, लेंस का अपर्चर डायमीटर रख देना। ठीक है, आई होप इट्स ओके। तो आपके पास सामने बेटा जो एरी डिस्क बनेगी, ये एक तरह से उसका रेडियस है।
बड़ा ये एक तरह से उसका रेडियस है, ये एक तरह से उसका रेडियस। अगर मैं कह दूं कि स्क्रीन की स्पिन होल से अगर डिस्टेंस d है तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस r विल बी इक्वल टू d इंटू थीटा। सो रेडियस ऑफ एरे डिस्क इज r थीटा, दैट इज बड़ा कितना 1.22, बड़ा साइन थीटा कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू थीटा, वो तो बड़ा चलेगा 1.22 लैम्डा अपॉन बी इंटू ऑफ कोर्स डी। बेटा फिर से देख लेना, बी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। डी का मतलब क्या बेटा, डी का मतलब है आपकी अपर्चर से लेकर आपके स्क्रीन के बीच तक की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक बेटा आपकी पूरी लाइट आएगी और ये आपका एक तरह से एरी डिस्क होगा। मोस्टली इंटेंसिटी बेटा सिर्फ और सिर्फ यहां बन जाएगी, ये आपका एरी डिस्क। ठीक है बच्चों, एरी डिस्क का डायमीटर अगर चाहो तो बेटा आप लोग याद रख सकते हो। मैं बेटा एक बात और बोल दूं, हो सकता है बेटा कई बार है ना ये वाला शब्द यूज कर रखा हो, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। जब भी फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन दे रखा हो तो समझ जाना कि बेटा यहां पर आपके पास जो अपर्चर है, ये जो सर्कुलर अपर्चर था, पिन होल था, उसके बजाय लेंस होगा। जैसे लेंस होगा आपको दो चेंज करने हैं, जो अपर्चर का डायमीटर था उसके बजाय आपको लेंस का डायमीटर लिखना है, लेंस के अपर्चर का डायमीटर लिखना है। और दूसरी बात, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पैरेलल जो लाइट आ रही है वो कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो जो स्क्रीन रखेंगे वो हम फोकल लेंथ पर रखेंगे। तो जैसे ही फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन होगा बेटा वैसे ही आपको लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस लगाते ही एक चेंज तो ये है बेटा, बी की बजाय क्या यूज कर लोगे, लेंस का जो डायमीटर है वो यूज कर लोगे। और साथ ही साथ ये जो कैपिटल डी है इसकी बजाय बेटा आप रिप्लेस कर दोगे एफ। एफ मतलब बेटा क्या, जो भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ, क्योंकि जैसे आप लेंस लगाओगे यहाँ पर पैरेलल रेज डालोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में बनेगी। हम फोकल प्लेन पर हमारा इस तरह से स्क्रीन रख देंगे। तो जैसे लेंस है तो ऐसा नहीं बेटा, आपको हम पूरी थ्योरी बताए जा रहे हैं आपको, आप हल्के फुल्के दो चेंजेस कर लेना। जहाँ पर बड़ा पिन होल का डायमीटर लिखा था वहाँ के बजाय लेंस का डायमीटर लिख देना, और जहाँ पर आपने कैपिटल डी लिखा था, सेपरेशन बिटवीन योर सर्कुलर अपर्चर एंड स्क्रीन था, उसकी बजाय बेटा आप फोकल लेंथ लिख लेना। ठीक है, इससे आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, चलिए बेटा आगे चलिए। इस बात पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, बड़ा लाइट है जिसकी वेवलेंथ मुझे 5000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, इज फोकस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ डायमीटर। अब देखो बेटा ये है ना लेंस आ गया, तो हम हमारे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस डायमीटर ऑफ अपर्चर या फिर डायमीटर ऑफ पिन होल की जगह बेटा डायमीटर ऑफ लेंस यूज़ कर लेंगे। तो जो भी आपका लेंस है उसका डायमीटर मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, उसको बेटा उसने कहाँ कन्वर्ज किया है, 30 सेंटीमीटर पे, तो वो उसकी फोकल लेंथ तो है। तो आपका जो कैपिटल डी था उसको आप एक तरीके से एफ रख दो, वो आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द डिस्क इमेज फॉर्म्ड, जो भी डिस्क इमेज फॉर्म हो रही है बेटा उसका डायमीटर कितना है। सोचते हैं बेटा, ये आपके पास रहा लेंस, ठीक, इसके ऊपर बेटा कोई ना कोई लाइट वगैरह आई, वैसे तो पॉइंट इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण पॉइंट इमेज नहीं बनी। जो भी लाइट आई उसका बेटा लाइट इस तरह से डिफ्रैक्ट हुई, लाइट इस तरह से डिफ्रैक्ट हुई और पॉइंट इमेज की बजाय ऐसी इमेज बनी। कितनी डिस्टेंस दूर बनी बेटा इमेज, पैरेलल रेज आ रही है तो एफ पे बनी। लेट से बड़ा दिस एंगल इज थीटा, लेट से बड़ा दिस एंगल इज थीटा। ये जो भी डिस्क इमेज बनी जिसे हम एरे डिस्क बोल सकते हैं, इसका डायमीटर पूछा है। ठीक है बेटा, पहले रेडियस निकाल लेता हूँ। रेडियस वी नो इट वेरी वेल कि रेडियस विल बी ऑफ कोर्स बेटा एफ इंटू थीटा। एफ तो ठीक है बेटा, थीटा का फॉर्मूला है क्या, अब बोलोगे हाँ सर साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन बी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बेटा। फोकल लेंथ रखिए 30 सेंटीमीटर बेटा, 30 मैं सब कुछ एस आई यूनिट में लिख दूँ बेटा, 0.3 इंटू 1.22 लैम्डा। लैम्डा कितना बेटा, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन बी। बेटा बी कितना है 6 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ कोर्स 0.06। ये तो 5 आ गया, ठीक है ना। मेरे पास ये कितना आ गया 1.22 इंटू 25
5 इंटू 5 कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 चेक कर लो बेटा रफली है ना, सही लग रहा है, इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये बड़ा आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ उस आपके पास क्या है रेडियस आया है, मुझसे पूछा क्या है डायमीटर पूछा है। तो जो आपके पास एरी डिस्क बनी है उसका जो डायमीटर होगा वो इसका डबल होगा, दैट इज 1.22 इंटू बड़ा 50 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 6.1 माइक्रोमीटर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये मेरे पास इसका डायमीटर आ गया 6.1 माइक्रोमीटर, 6.1 माइक्रोमीटर, ये मेरा आंसर है। जे मेन का बड़ा सवाल है, वैल्यूज मैंने चेंज की होंगी बड़ा, बाकी बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी की ऐसी। ठीक है, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। सुनना बेटा, ऐसे बिल्कुल अगेन फॉर्मूला बेस्ड कहानी है, आपको बिल्कुल ऐसे पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले आप हल्की से एक फील कर लो कि एग्जैक्टली रिजॉल्विंग पावर या फिर रिजॉल्विंग लिमिट है क्या। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए बेटा अपन ऐसे सड़क पे खड़े और बहुत दूर से कोई कार आ रही है रात के टाइम में। ठीक है, बहुत दूर से कार आ रही है और उसके बेटा ऑफकोर्स हेडलाइट्स ऑन है, हेडलाइट्स ऑन है तो बेटा वो कार हमारी तरफ आए जा रही है। जब वो कार बहुत दूर थी तो लाइट के सोर्स तो उसके पास दो हैं, दो हेडलाइट्स हैं, लेकिन जब वो कार मुझसे दूर है तो मुझे ना दोनों हेडलाइट्स अलग अलग नज़र नहीं आते, बल्कि दोनों के दोनों हेडलाइट्स ना मुझे एक कॉमन सोर्स की तरह नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका जो मेरी आंखों पर एंगल सबटेंडेड है वो इतना छोटा है कि वो दोनों अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव न करके सेम सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। या फिर ऐसा कह सकता हूं कि डिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि उन दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमाज हैं वो कोइंसाइड कर गए और मुझे कलेक्टिवली है ना एक जैसे सी ही इमेज नज़र आ रही है और मुझे ना वो दोनों अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। जैसे 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 वो कार नज़दीक आई वैसे वैसे ऑब्वियस बात है कि जो दोनों हेडलाइट्स हैं उन्होंने मेरी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड किया वो बढ़ने लग गया, है कि नहीं, वो बढ़ने लग गया। नज़दीक आएंगे तो ऑफकोर्स एंगल बढ़ेगा, वो एंगल जैसे जैसे बढ़ने लग गया बेटा वैसे वैसे क्या होगा, कभी ना कभी ऐसा होगा कि मुझे दोनों के दोनों हेडलाइट्स अलग अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। दोनों जब हेडलाइट्स अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं कहूँगा कि अब इमेज रिजॉल्व हो गई है। क्या हो गई बेटा, रिजॉल्व हो गई है। अब कितना उन दोनों के बीच में सेपरेशन है कि इमेज मुझे रिजॉल्व नज़र आए, उसे तो हम बोलेंगे रिजॉल्विंग लिमिट, और उसका जो इनवर्स है उसे हम बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। बेटा उसे हम बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। जैसे सुनना बेटा, आराम आराम से, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं उसे निपटा दूं फिर फॉर्मूले पे आता हूं। आपके पास कहानी बेटा ऐसी है 2 पॉइंट लाइट सोर्सेस, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि ये दोनों लाइट सोर्सेज जो है वो काफी नजदीक है, वेरी नियर है, नजदीक है। डिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि उन दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कोइंसाइड कर गए, इतने नियर हैं कि उनके ड्यू टू डिफ्रैक्शन लाइट जो है बड़ा वो हल्की हल्की इस वाले सोर्स से भी ऐसे फैल गई, नज़दीक वाले सोर्स से भी यूँ फैल गई। फिर क्या हुआ कि दोनों से बेटा लाइट सीधी सीधी आने के लिए अगर ऐसे फैल गई तो ऐसे केस में क्या होगा कि है ना वो उनका जो मैक्सिमास है वो इस तरह से कोइंसाइड कर गए। ड्यू टू डिफ्रैक्शन देयर central maxima coincide and we couldn't identify these two sources सेपरेटली। हम उन दोनों का से अलग अलग सोर्स की तरह नहीं मान पा रहे, हमें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को दोनों सिंगल सोर्स हैं। वी ऑब्जर्व देम लाइक सिंगल सोर्स।
हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिंगल सोर्स है, एंड वी से दैट image is not resolved। जो इमेज है बेटा वो रिजॉल्व नहीं हुई है। रिजॉल्व होने के लिए उनके बीच में सेपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कि जिससे बेटा थोड़े दूर दूर हो। जैसे बेटा हम जानते हैं कि कोई लाइट सोर्स है तो बिल्कुल बीचों बीच तो मैक्सिमा होगा बेटा, बिल्कुल बीचों बीच मैक्सिमा होगा, वहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी, थर्ड मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम होगी। सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी, थर्ड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी। ये तो एक सोर्स के कारण ऐसा हो गया। जो दूसरा वाला सोर्स है वो बिल्कुल इसके नज़दीक है, बिल्कुल इसके नज़दीक है, और बिल्कुल इसके नज़दीक है तो उस कारण से उसका मैक्सिमा बेटा यहाँ कहीं आया, उसका सेकंड मैक्सिमा यहाँ कहीं आया, उसका थर्ड मैक्सिमा यहाँ कहीं आया, उसका सेकंड मैक्सिमा बेटा यहाँ कहीं आया, थर्ड मैक्सिमा यहाँ कहीं आया। आपने देखा कि ये अपने आप में एक ऐसा ओवरलैपिंग रीजन है जिसके अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले वाले सोर्स के कारण भी इंटेंसिटी आ रही है और दूसरे वाले सोर्स के कारण भी इंटेंसिटी आ रही है। तो यहाँ पर एक तरह से दोनों के दोनों जो सोर्सेज हैं उनमें से आने वाली लाइट के कारण एक तरह से ओवरलैपिंग हो गई, और अगर ओवरलैपिंग हो गई है तो हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि दोनों के दोनों सोर्सेज एक जैसे से ही है, जैसे एक ही है, एक जैसे से क्या बेटा एक ही सोर्स के जैसे मुझे उनकी फीलिंग आती। सर फिर रिजोल्व कैसे होंगे? रिजोल्व तब होंगे जब उनके बीच में थोड़ा ठीक ठाक सेपरेशन हो। अगर दोनों सोर्सेज थोड़े ठीक ठाक दूर हुए, हमारी आंख पर एंगल थोड़ा ज़्यादा सब्सटेंड किया, तब हो सकता है कि दोनों के मैक्सिमाज अलग अलग जगह हो, और दोनों के मैक्सिमाज अगर अलग अलग जगह होंगे तब जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई फाइनली वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो इफ टू सोर्सेस आर separated by sufficient distance, then their central maximas will not coincide, and we say that image is resolved। हम कहेंगे कि इमेज जो है बेटा वो रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है, तब कहेंगे इमेज हमारी रिजॉल्व। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कहानी कुछ ऐसी होगी कि मान लो बेटा पहला वाला जो लाइट का सोर्स है उसके कारण यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर बेटा लेट से मैक्सिमा है, यहाँ पर इंटेंसिटी का मैक्सिमा, जैसे इधर जाओगे इंटेंसिटी बेटा घटेगी, जैसे इधर जाओगे बेटा तब भी इंटेंसिटी घटेगी, अगला मैक्सिमा इंटेंसिटी कम होगी, अगले मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो और कम होगी। सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा बेटा, उसका तो इंटेंसिटी लगातार घटेगी। अब जो दूसरा वाला जो लाइट सोर्स है वो सफिशिएंटली दूर है इससे, वो सफिशिएंटली दूर है, और उसका पैटर्न बेटा मान लीजिए कि ऐसा ऐसा है, वो ऐसा ऐसा है, उसका मैक्सिमा बेटा यहाँ कहीं आ रहा है, ऐसा। अब मुझे ये अलग सोर्स नज़र आ रहा है, ये अलग अलग सोर्स नज़र आ रहा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इधर मुझे इसकी इंटेंसिटी हाई नज़र आ रही है, मुझे इसकी इंटेंसिटी इधर हाई नज़र आ रही है, दोनों ऐसे मिक्स नहीं हो रखे। ये हेडलाइट अलग नज़र आएगी, ये हेडलाइट अलग नज़र आएगी। कब? जब हमारी आंखों पर एंगल सब्सटेंड अच्छा खासा करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलिए। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट किसको कहोगे? अब यार देखो ऐसा है कि रिजॉल्विंग लिमिट है ना दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ना ये कोई लाइट का सोर्स है S1, ये लाइट का कोई सोर्स है S2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन लेट से है D0, और यहाँ कहीं कोई ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर ना ये आई भी हो सकता है, टेलीस्कोप भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, ठीक है। अब S1 और S2 के बीच में अगर सेपरेशन बहुत ही कम हो गया
तो इस ऑब्जर्वर को है ना ये S1 S2 अलग अलग नजर ना आके एक लाइट ऑफ सोर्स की तरह नजर आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि कम से कम S1 और S2 के बीच में सेपरेशन कितना हो कि दोनों अलग अलग सोर्स की तरह नजर आए, उसको हम बोल देंगे रिजॉल्विंग लिमिट। एक डेफिनेशन तो ये होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि D नॉट इज एक्चुअली मिनिमम separation between light sources S1 and S2 such that they are just resolved। बड़ा हमने उनको जस्ट रिजॉल्व कर लिया, ठीक, हमने उनको जस्ट रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। This D naught is known as a resolving limit, मतलब is known as resolving limit। ऐसे बड़ा एक टर्म और है जिसे हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। बड़ा कई बुक्स में इसको ना R.P भी लिख देते हैं, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर को R.P। इट इज जस्ट बेसिकली 1/, रिजॉल्विंग लिमिट, ऐसे कोई अलग से नहीं बेटा, इट इज जस्ट 1/, रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट को कई बुक्स में ऐसे RL भी लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर S1 और S2 के बीच में सेपरेशन D नोट से बड़ा है तो इसका मतलब वो रिजॉल्व हो चुके हैं, D नोट से छोटा है तो इसका मतलब रिजॉल्व नहीं हुए बल्कि बेटा एक ही इमेज की तरह नजर आएगा। तो इफ सेपरेशन बिटवीन sources S1 and S2 is greater than or equal to D नॉट, तो मैं कहूंगा कि फुल्ली रिजॉल्व हो चुके हैं। आपको ये दोनों के दोनों इमेजेस अलग अलग नजर आएंगी। इफ सेपरेशन बिटवीन S1 and S2 is less than D नॉट then we say that it is not resolved and they will look like सिंगल सोर्स। दोनों के दोनों एक सिंगल सोर्स की तरह नजर आएंगे। हालांकि रिजॉल्विंग लिमिट की बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन और है जिसमें हम इस डिस्टेंस को रिजॉल्विंग लिमिट ना बोल के इस एंगल को भी रिजॉल्विंग लिमिट बोल देते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जब भी रिजॉल्विंग लिमिट बेटा मान लो कि मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में दे रखी हो तो समझ जाना कि D नॉट को बोल रखा है। अगर एंगल में दे रखी हो, रेडियन में दे रखी हो तो समझ जाना इस एंगल को बोल रखा है। तो चलिए बच्चों मैं एक छोटी सी डेफिनेशन और बोल देता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास लाइट के दो सोर्सेस हैं S1 और S2। इन दोनों ने किसी ऑब्जर्वर पर, अभी ऑब्जर्वर खुद बेटा हम भी हो सकते हैं, हमारी आंख हो सकती है, कोई टेलीस्कोप हो सकता है, कोई माइक्रोस्कोप हो सकता है, कोई सिंपल लेंस हो सकता है। S1 S2 ने इस ऑब्जर्वर पर लीस्ट कितना एंगल सबस्टेंड किया है कि दोनों के दोनों जस्ट रिजॉल्व नजर आए, जस्ट अलग अलग नजर आए, बट दैट मिनिमम एंगल सबस्टेंडेड ऑन द ऑब्जर्वर इज नोन एज योर रिजॉल्विंग लिमिट। तो ये एक डेफिनेशन और है, रिजॉल्विंग लिमिट। इट इज minimum angle subtended at observer such that sources S1 and S2 are just रिजॉल्व। ठीक है ना। अगर कभी भी सोर्सेस के बीच में रिजॉल्विंग लिमिट से अगर ज़्यादा एंगल हुआ तो इसका मतलब वो रिजॉल्व हो चुके हैं, रिजॉल्विंग लिमिट से अगर कम एंगल हुआ तो समझ जाना कि वो रिजॉल्व नहीं हुए। ठीक है ना। इसके कुछ फॉर्मूले हैं टेलीस्कोप के लिए या बड़ा लेंस के लिए या हमारी इवन सिंपल आई के लिए। बट हमारे सिंपली जो आई है उसके लिए रिजॉल्विंग लिमिट का एक फॉर्मूला है, सुनना बेटा।
मान लीजिए कि दो सोर्सेज हैं O1 और O2, इन्होंने लेंस पर या बड़ा टेलीस्कोप पर या हमारी आई पर कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड किया। ये मिनिमम एंगल कितना हो कि ये O1 O2 अलग अलग नजर आए, ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग नजर आए, दिस मिनिमम एंगल, प्यारे बच्चों, दिस मिनिमम एंगल इज नोन एज योर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ दिस लेंस और बड़ा टेलीस्कोप और अवर आई। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस केस में हमारी जो रिजॉल्विंग लिमिट होगी वो ये एंगल डी थीटा है और इसकी जो वैल्यू है बटा इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए। और यह मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। सर ये लैम्डा क्या है और ए क्या है? जो भी आपका लेंस है उसके अपर्चर का जो डायमीटर है बेटा वो तो ए है, लैम्डा ऑफ कोर्स जो आपने लाइट फेंक रखी है बेटा उसकी वेवलेंथ। सर रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा? हाँ बेटा रिजॉल्विंग पावर अगर पूछोगे तो दैट इज 1 अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन दिस एंगल, दैट इज ए अपॉन 1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा। इतना सा याद रखो और अपनी बड़ा चिल लाइफ जियो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली सवाल तो बड़ा इस फॉर्मूले से आपके बन जाएंगे, कभी कोई इश्यू आपको आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल करते हैं। हमारे बेटा जो ह्यूमन आई है उसको आप एक लेंस मान सकते हो, उस लेंस का जो रेडियस है वो 2.5 मिलीमीटर लेना है। लाइट जो आ रही है ऑब्जेक्ट से बड़ा उसकी वेवलेंथ आपको 5000 एंगस्ट्रॉम लेनी है। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई सो दैट दे आर सेपरेटली डिस्टिंग्विश। मतलब हमारी आई से, अब बेटा मैंने आई को ऑब्वियस बात है कि एक लेंस मान लिया, इस आई से कितनी, अच्छा 25 सेंटीमीटर दूर बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गई तो बेटा वो ऑब्जेक्ट में अलग अलग नज़र ना आके एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएंगी। मैंने आपसे पूछा है कि उनके बीच में मिनिमम कम से कम कितने डिस्टेंस हो। लेट से बेटा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपके पास है एल। जब ये डिस्टेंस मिनिमम होगी तो ऑब्वियस बात है कि हमारी आंख पर ये जो ये बेटा हमारी आंख है, ये जो लेंस बेटा हमारी आंख है, हमारी आंख पर ये एंगल भी सबस्टेंड सबसे लीस्ट करेंगी। ये एंगल लीस्ट कितना हो सकता है तुम लोग जानते हो? आप बोलोगे सर हमारी आंख पर ये जो लीस्ट एंगल सबस्टेंड हुआ है ये तो हमारी आंख का एक तरह से रिजॉल्विंग लिमिट है कि नहीं? यार ये रिजॉल्विंग लिमिट का कोई फॉर्मूला है क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल है, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला हमने देख रखा है पहले से। बड़ा क्या देख रखा है? रिजॉल्विंग लिमिट का हमने फॉर्मूला देखा है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। बड़ा देखना 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, दे रखी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए क्या है? जो लेंस है उसका अपर्चर डायमीटर है। रेडियस दे रखा है आई का, तो बड़ा रेडियस जो आई का जो लेंस है उसका रेडियस दे रखा है तो डायमीटर ऑफ कोर्स का डबल हो जाएगा। दिस डी थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना सेपरेशन है डिवाइड बाई बड़ा आपका 25 सेंटीमीटर। मुझे एल निकालना है, अभी निकालता हूँ। बड़ा एल की वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर इंटू 1.22 लैम्डा। बड़ा लाइट की वैल्यू था 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नीचे बड़ा ए मतलब बड़ा क्या है? लेंस के अपर्चर का डायमीटर। रेडियस मेरे बच्चों 2.5 मिलीमीटर है तो वो हो गया 5 मिलीमीटर। बड़ा 5 मिलीमीटर में 5 इंटू 10⁻³ मीटर, इस मीटर से बड़ा ये मीटर कैंसिल और लेंथ का आंसर मीटर में आ जाएगा क्योंकि 1 मीटर पहले से बचा हुआ है। देखना बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बड़ा 10⁻⁻7 आ गया। ठीक है ना, ये 10⁻³ ऊपर गया तो बड़ा 1 0 और आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया दैट इज 25 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज 25 इंटू 1.22 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, बड़ा मेरे ख्याल से ये 30 माइक्रोमीटर के आसपास आ गया होगा। बड़ा 61 का हाफ 30
30.5 माइक्रोमीटर आ गया होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 30.5 माइक्रोमीटर आंसर आ गया होगा। ये सवाल वैल्यू वाइज भी बिल्कुल मैंने जेई मेन का ही सवाल लिया, बस उसमें 30.5 माइक्रोमीटर ऑप्शन नहीं था, उसमें 30 माइक्रोमीटर ऑप्शन था। ठीक है, इतना तो चलता ही। ये जेई मेन का सवाल है, मैंने वैल्यू भी इसमें चेंज नहीं की, उसमें बड़ा ऑप्शन 30 माइक्रोमीटर था, नियरली 30 माइक्रोमीटर था, थोड़ा वही आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये 30.5 आएगा, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 30.5। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल और करो, ऐसे बड़ा एक सवाल और करो। आई पीपल है बड़ा, उसका डायमीटर दे रखा है। अगेन बड़ा आई पीपल को एक लेंस मानना है और उसका डायमीटर मुझे दे रखा है 4 मिलीमीटर। White dots on a black paper are separated by 1.22 मिलीमीटर। अच्छी बात है बेटा, 2 डॉट्स हैं बेटा, उनके बीच में सेपरेशन 1.2 मिलीमीटर है। उसमें से जो लाइट आ रही है वो प्रीडोमिनेंटली 5000 एंगस्ट्रॉम की आ रही है। अदरवाइज थोड़ा व्हाइट लाइट है तो सारी विजिबल होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ आ रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रही है। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन आई एंड ब्लैक पेपर। आई और ब्लैक पेपर के बीच में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो कि मैं उन दोनों डॉट्स को सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर लूं। हो जाएगा बड़ा सवाल, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये रहा आपका आई। इस आई का जो डायमीटर है बड़ा वो में दे रखा है 4 मिलीमीटर। बड़ा इस बार आपको डायमीटर दे रखा है, कोई डबल करने की जरूरत नहीं है। यहां कहीं बड़ा आपके पास कोई ब्लैक स्क्रीन है। इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर 2 व्हाइट डॉट्स हैं, ऐसे। इन दोनों व्हाइट डॉट्स के बीच में सेपरेशन मेरे पास 1.2 मिलीमीटर है। ये दोनों मुझे आराम से सेपरेटली अलग अलग दिखनी चाहिए। अच्छा बेटा, अलग अलग दिखनी चाहिए। अगर अलग अलग दिखनी चाहिए तो दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर रिजॉल्विंग लिमिट। ये वाला एंगल बेटा आपके रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये एंगल मैं एक बार के लिए मान लेता हूं डी थीटा। मैं कह दूंगा कि दिस डी थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजॉल्विंग लिमिट, तभी तो मुझे दोनों अलग अलग नजर आएंगे। दिस डी थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा बेटा इस डी थीटा को क्या लिखूं, दिस डी थीटा कैन बी रिटन एज 1.22 मिलीमीटर अपॉन बेटा यहां से यहां तक का सेपरेशन। ये सेपरेशन मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, तो 1.2 मिलीमीटर अपॉन बेटा एल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट का कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, वो है 1.22 लेमडा अपॉन ए, वो है 1.22 लेमडा, लेमडा बाद में लिख लेंगे अपॉन ए। यहां से बेटा सॉल्व करते मेरे पास आ गया कि L शुड बी लेस देन और इक्वल टू बेटा क्या 1.2 मिलीमीटर इंटू ए अपॉन 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 1.22 लैम्डा। एल की बेटा वैल्यू जो है वो इसके बराबर या इससे छोटी। मुझसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल क्या हो सकती है, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन आई एंड द ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकती है। तो आप बोलोगे सर एल की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 बेटा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻³ मीटर इंटू ए बेटा बोलना ए कितना है, ए है बेटा इसका डायमीटर, इसका डायमीटर है 4 मिलीमीटर बेटा 4 इंटू 10⁻³ ठीक है बचा दिया अपन ने अपॉन 1.22 अपॉन 1.22 लेमडा, ब्लड लेमडा कितना है 5000 एक्स्ट्रा। देखते बेटा 10⁻⁻6 तो बेटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10⁻⁻4, 3 0 बेटा इससे निपट लिए तो बेटा ये आ गया 10⁻⁻1। मेरे पास आ गया 12 इंटू 4 बड़ा वो 0.1 में निपटा दिया मैंने अपॉन 1.22 इंटू 5। देखते बेटा कितना है 12 इंटू 4 तो बड़ा आपका 48 हो गया, दिस 48
डिवाइडेड बाई बड़ा मेरे ख्याल से तो ये 7.86 मीटर आया है। अगर मैंने सारी चीज़ें एस आई यूनिट में यूज़ की तो 7.86 मीटर आया है। ऑब्जेक्ट जो है वो या तो बड़ा 7.86 मीटर दूर होनी चाहिए या उसके नज़दीक होनी चाहिए, है ना। उससे दूर हुई तो ये एंगल इतना छोटा हो जाएगा कि बेटा वो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऐसे मिक्स टाइप हो जाएंगे, उनकी इमेज जो है मिक्स टाइप हो जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल कम्स आउट टू बी 7.86 मीटर। कैलकुलेशन बेटा तुम वापस से चेक करना एक बार। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप के केस में भी बेटा एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख सकते हो रिजॉल्विंग लिमिट का। मान लीजिए बेटा कोई ऑब्जेक्ट है और जो माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है उस पर इस ऑब्जेक्ट ने ऐसे 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रखा है, थीटा ऊपर से थीटा नीचे से, और जो भी लाइट बेटा इस ऑब्जेक्ट से आई है उसकी वेवलेंथ बेटा लेट से लैम्डा है, और जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा लेट से आपके पास म्यू है। तो इस केस में जो रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला आएगा बेटा दैट इज, मैंने लिख भी रखा है, रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब बेटा इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ लाइट की बेटा वेवलेंथ डिवाइड बाई 2 टाइम्स माइक्रोस्कोप या जो बेटा आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स बेटा आपका साइन थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होगा तो बोलते ना कि सर इट इज जस्ट 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, तो इसका आंसर तेरे पास बेटा आ जाएगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन बेटा आपका लैम्डा। कभी बेटा ये अप्लाई कर सको तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो कभी किसी सवाल के अंदर माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर पूछे तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज बेटा एक छोटी सी बात और, इसमें 2 फॉर्मूले हमारे बहुत काम के हैं। पहले मैं एक बात की थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सुनिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट है बेटा वो सामने की तरफ जा रही है विथ सम वेलोसिटी c वेक्टर, ये उसका जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही ऑसिलेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, फिर कभी यूं ऑसिलेट करेगी, फिर कभी यूं ऑसिलेट करेगी, फिर यूं ऑसिलेट करेगी, फिर वापस से यूं ऑसिलेट करेगी, फिर यूं ऑसिलेट करेगी, फिर बेटा यूं ऑसिलेट करेगी, फिर यूं ऑसिलेट करेगी। ऐसे लगातार पूरे के पूरे प्लेन के अंदर ऑसिलेट करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लगातार 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 अपनी डायरेक्शन को चेंज करती जाएगी। हम बोलेंगे कि इस तरह की जो लाइट है वो बड़ा अपने आप अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या बोलेंगे हम? अनपोलराइज्ड लाइट है। जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी और इवन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बड़ा वो पूरे के पूरे प्लेन के अंदर अलग अलग लाइंस के अलोंग इस तरह से ऑसिलेट करेगी। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, कभी यूं ऑसिलेट करेगी, अलग अलग लाइंस के अलोंग ऑसिलेट करेगी। आप ऐसा कह सकते हो कि अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल oscillate along different lines, along different lines। ये जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट करेगी, यूं भी ऑसिलेट करेगी और ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट करेगी। तो जो भी अनपोलराइज्ड लाइट दिखाओ तो बड़ा आप बिल्कुल इस डायग्राम से दिखा सकते हो। ये वाली एरो का मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है। ये बेटा हमने जो गोल बना रखा है इसका मतलब लाइट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर सकती है। हालांकि बेटा यूं ऑसिलेट कर सकती है, यूं ऑसिलेट कर सकती है, तो बीच में भी बेटा किसी भी एंगल पे भी ऑसिलेट कर सकती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सामने की तरफ आपके पास रहेगी c। जो आपकी पोलराइज्ड लाइट है उसमें आपकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इवन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन के अलोंग ही ऑसिलेट करेगी। तो जो भी आपकी पोलराइज्ड लाइट है इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल
ऑसिलेट along a fixed line. Even magnetic field will oscillate along a fixed line. जैसे बड़ा मान लीजिए कि लाइट जा रही है बड़ा सामने की तरफ सी वेक्टर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यूं ही ऑसिलेट करेगी, सिर्फ और सिर्फ यूं ही ऑसिलेट करेगी। या फिर लाइट जा रही होगी सामने की तरफ सी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यूं ही ऑसिलेट करेगी। बेटा जो डॉट बनाया है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है। ये एरो बना रखी है, इस लाइट बेटा सिर्फ और सिर्फ यूं ऑसिलेट कर रखी है। मैंने ऐसा डॉट बना रखा है और एरो बना रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, ऐसे भी। ये आपकी अनपोलराइज्ड है बेटा, ये आपकी एक तरह से पोलराइज्ड है। ये बड़ा एक तरह से आपकी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बच्चों, ये आपकी पोलराइज्ड। कैसे कैसे हम पोलराइज कर सकते हैं इस बात को अपन डिस्कस करते हैं। पोलराइज करने के लिए बड़ा कुछ है ना बेसिक तरीके होते हैं, है ना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसे आप पोलरॉइड ग्लासेस बोल सकते हो बेटा। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे आप उसमें से लाइट गुजारोगे, वो लाइट के सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो होंगे वो उड़ा देंगे और एक कंपोनेंट पास होने देंगे। एक कंपोनेंट उड़ा देंगे, जैसे मान लो कि लाइट जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर रही है, यूं भी ऑसिलेट करेंगे। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं कि जैसे उसमें से लाइट को आप गुजारोगे, वो हो सकता है कि ये वाला कंपोनेंट खा जाए और लाइट में बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बचे। तो ऐसे खूब सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। जैसे एक डायक्रोम का मैं क्रिस्टल ले लेता हूँ। एक डायक्रोम बड़ा एक स्पेसिफिक टाइप का आपके पास एक केमिकल है। इसका अगर मैं क्रिस्टल ले लूँ और इसमें से अगर मैं लाइट गुजारूँ, ऐसी लाइट जो सामने की तरफ सी वेलोसिटी से आ रही है, तो ये जो प्लेन होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर रहा होगा, यूं भी ऑसिलेट कर रहा होगा, यूं भी ऑसिलेट कर रहा होगा। ये जो लाइट है ये बड़ा ऑफ कोर्स आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है और इसकी इंटेंसिटी लेट से प्यारे बच्चों I0 है। जैसे ही ये लाइट इस तरह के डायक्रोम क्रिस्टल से निकलेगा, वैसे ही बड़ा हो सकता है कि जो डायक्रोम क्रिस्टल है ये बड़ा निकोल प्रिज्म, ऐसे खूब सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट जो होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूँ होगी तो उसका ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वाला कंपोनेंट जाने देगा। तो हो सकता है कि बेटा लाइट जब बाहर निकले तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बचे और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा वो हो जाए गायब। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए गायब। ये आपका पोलराइज्ड हो चुका है। दिस इज योर पोलराइज्ड लाइट। मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो बेटा इसकी इंटेंसिटी I0/2 है, बिकॉज आधा कंपोनेंट बेटा आप खाई गए। सिमेट्रिकली आप ऐसे कह सकते हो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप खाई गए, तो हाफ एनर्जी डेंसिटी खा गए, हाफ इंटेंसिटी खा गए। तो इसकी इंटेंसिटी I0 है तो पोलराइज होने के बाद इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ I0/2 ही बचेगी। ठीक है बच्चा, ये तो बड़ा ऐसी थोड़ी सी थ्योरेटिकल सी बात हो गई, लेकिन जो हमारे काम का है बड़ा दैट इज बाय रिफ्लेक्शन या फिर बड़ा बाय ये अपना ब्रूस्टर लॉ। ये क्या कहता है ये सुनिएगा। जो सवाल बनेगा बड़ा वो इस ब्रूस्टर लॉ पर बनेगा, वो सुनना। मान लीजिए कि बड़ा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि यहां पर कोई मीडियम 1 है, बेटा यहां पर आपके पास कोई ना कोई मीडियम 2 है। लेट्स बेटा मीडियम 1 जो है वो तो वैक्यूम ही है। वैक्यूम मान लो बेटा, एयर मान लो, एक ही बात है। मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स बेटा आपके पास म्यू है। हमने क्या किया बेटा कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर ऐसे एक नॉर्मल बनाया और मैंने इस अरेंजमेंट पर लाइट गिराई ऐसे। जो लाइट गिराई है वो बेटा आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट है, इस बात का अर्थ ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट हो रही है और यूं भी ऑसिलेट हो रही है। बड़ा ये डॉट बनाने का अर्थ समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूं भी ऑसिलेट कर सकती है और यूं भी ऑसिलेट कर सकती है। और लाइट जो है वो ऐसे रही है, कितनी वेलोसिटी से, सी वेलोसिटी से, सी वेलोसिटी से। लेट्स बड़ा आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है। जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा बड़ा ये रे आपकी यूं निकल जाएगी।
एक हिस्सा यूं निकल जाएगा और एक हिस्सा बेटा ऐसे, एक हिस्सा ऐसे दूसरे मीडियम के अंदर आ जाएगा। अब आराम से सुनना बेटा इस बात को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पोलराइज हो सकती है और हो सकता है कि इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है ये गायब भी हो जाए और सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बचे। बेटा डॉट लगाने का अर्थ तो समझ गए नहीं? डॉट लगाने का मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यूं ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट नहीं कर रही है। दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जैसे ही ये बेटा लाइट गिरी, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ये पोलराइज हो गई है, इसका एक कंपोनेंट गायब हो गया। दिस इज योर पोलराइज्ड लाइट। ये वाला जो लाइट है बेटा, इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा। देखो बेटा, ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत तो बाकी तो बोलेगा। इसी तरह से बेटा इसके पास भी थोड़ा बहुत रहेगा। मतलब ये वाली अनपोलराइज्ड है, ये तो पोलराइज हो चुकी है और ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड। मतलब इसने भी कोशिश तो की है पोलराइज होने की, लेकिन ढंग से पोलराइज हो नहीं पाई। इसके पास एक कंपोनेंट अभी भी हल्का फुल्का रह गया, तो ये तो पोलराइज नहीं हुई, लेकिन ये पोलराइज हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमेशा पोलराइज हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही पोलराइज होगी। और जिस एंगल पर ये पोलराइज होगी बेटा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज known as Brewster angle. The angle of incidence at which reflected ray get fully polarized is known as your Brewster angle. बड़ा लिखना, angle of incidence at which reflected ray get fully polarized is known as Brewster angle। और बड़ा हम इसको अक्सर रिप्रेजेंट करेंगे आईबी से। सर ये ब्रूस्टर एंगल निकालेंगे कैसे? बड़ा इसको एक इंफॉर्मेशन से निकालेंगे, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज रहेगी, तब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब भी बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज होगी, तब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ये बड़ा एक सिंपल सा लॉ है, लिखिए इस बात को। इफ रिफ्लेक्टेड रे इज fully polarized, then reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब बड़ा गौर करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी आई बी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। गौर करना बेटा, ये आई बी, ये 90 और ये आर। मैं जानता हूं कि आई बी प्लस 90 प्लस आर शुड बी इक्वल टू 180। 180 बेटा पूरा एंगल तो होना ही चाहिए ना, तो आर की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई, बेटा कितनी आ गई? 90 माइनस आई। अगर ये वाला एंगल आई भी है तो ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस आई भी है। अच्छी बात है बेटा, ये तो 90 माइनस आई भी होना भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत है। स्नेल्स लॉ लगाते ही बात बन जाएगी बेटा अपन की, तो स्नेल्स लॉ लगाते ही बात बन जाएगी अपनी। तो स्नेल्स लॉ, ये वैक्यूम है तो 1 इंटू साइन आई बी शुड बी इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टाइम्स साइन
आर, बेटा आर की वैल्यू कितनी है 90 माइनस आई बी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स कॉस आई, और यहां पर मेरे पास आ गया है tan ऑफ आई बी इज इक्वल्स टू म्यू। ले बेटा, हर एंगल पे ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पे ऐसा होगा, और आप कह सकते हैं कि वैसे मेरे पास ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला आ गया है tan इनवर्स ऑफ, लेकिन बेटा ये आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स का म्यू का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब इधर वैक्यूम हो और इधर कोई मीडियम हो, इधर कोई वैक्यूम और इधर कोई मीडियम हो, है कि नहीं बेटा। अदरवाइज ऑफ कोर्स हम कॉन्सेप्ट से सवाल करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बस काम बन जाएगा अपना। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। अगला सवाल करते हैं, सुनिए बेटा, आराम आराम से सुनिएगा। यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, ऐसा ग्लास जिसका बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, फाइंड आई सच दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, इसके लिए इस आई की वैल्यू क्या रखूं? बड़ा वेरी सिंपल, ये लाइट आपकी अनपोलराइज्ड है, यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है और यू भी है, मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही बचे। ये वाला कंपोनेंट तो बड़ा सिर्फ तब बचेगा जब ये वाला एंगल जो है ये हमारे ब्रूस्टर एंगल के बराबर होगा। सिर्फ ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला लगा दूं? बेटा बिल्कुल लगा दो, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है, वैक्यूम या ग्लास के लिए या एयर या ग्लास के लिए थोड़ा हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, और फॉर्मूला सीधा सा है कि tan ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू। तो आप लिख सकते हो कि tan ऑफ आई इज इक्वल्स टू √3, बड़ा आई की वैल्यू कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। सिंपल सा सवाल है, बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। आई रियली होप कि बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात पूछना बेटा, ये लीजिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, अच्छा सवाल है। ये एयर है, ये बड़ा कोई मीडियम है, ये जो मीडियम है इसके लिए मुझे बोल रखा है कि फॉर दिस अरेंजमेंट क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। इस अरेंजमेंट के लिए क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। अब कई बच्चों को सोचना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल क्या था, सोचो। क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, देन फाइंड ब्रूस्टर एंगल फॉर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए बेटा ब्रूस्टर एंगल क्या होगा? लाइट बेटा जब ब्रूस्टर एंगल निकाल रहे हो तब बेटा मैं लाइट इधर से भेज रहा हूं, ठीक। सबसे पहले बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, एक फॉर्मूला हुआ करता, साइन सी इज इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा, दैट इज 1 अपॉन म्यू। क्रिटिकल एंगल मुझे दे रखा है 30, बड़ा साइन 30 की वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ, बड़ा म्यू की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास बेटा कितना आ गया? 2। इस अरेंजमेंट का अगर क्रिटिकल एंगल 30 है तो म्यू की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन सर मुझसे तो पूछा है कि ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। बेटा ब्रूस्टर एंगल क्या होगा? बड़ा ब्रूस्टर एंगल होगा मेरे पास, बड़ा बोलना क्या होगा? बड़ा tan ऑफ आई बी इज इक्वल्स टू म्यू। बेटा म्यू की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप कह सकते हो कि सर ब्रूस्टर एंगल इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 2। बेटा दिस इज योर ब्रूस्टर एंगल। समझ गए बच्चों? आगे चलो बेटा, एक छोटा सा सवाल और। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये बड़ा सरफेस, ये इसका नॉर्मल, यहां पर वाटर है, यहां पर ग्लास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब बेटा अगर मैं तुमसे पूछ लूं ब्रूस्टर एंगल, तो पहले आप मुझसे पूछोगे सर लाइट इधर से फेंक रहे हो या इधर से फेंक रहे हो? वो तो डिपेंड करता है ना बेटा, इधर के लिए आंसर कुछ और आएगा, इधर के लिए आंसर कुछ और आएगा। तो मैंने आपको बोल दिया कि बेटा लाइट आप ऐसे फेंक रहे हो,
ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट का मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ब्रूस्टर एंगल कितना होगा। फाइंड ब्रूस्टर एंगल। हालांकि बेटा आज तक कभी जेई ने ऐसा पूछा नहीं कि ये मीडियम कुछ मतलब ये मीडियम और ये मीडियम से अलग अलग कुछ हो। हमेशा बेटा एक मीडियम तो वैक्यूम में एयर रहा ही है हमेशा, जब भी जेई ने सवाल पूछा है। लेकिन बेटा ठीक है, पूछ तो सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, कर देंगे। सर आपने फॉर्मूला तो नहीं सिखाया इसका, कोई बात नहीं बेटा, लॉजिक तो सिखा रखा है। लॉजिक क्या कहता है कि ये पोलराइज्ड लाइट, ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। मैंने मेरे बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट ये सिखा रखा है कि ये वाला एंगल 90 होगा, तो अगर ये वाला एंगल IB तो ये वाला एंगल IB, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल 90 माइनस IB। सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां स्नेल्स लॉ लगाना और चल रहना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 4/3 टाइम्स साइन IB इज इक्वल्स टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 टाइम्स साइन ऑफ कितना एंगल 90 माइनस IB। बड़ा मेरे पास आ गया है 4/3 टाइम्स साइन ऑफ IB इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ कॉस IB। मेरे पास आ गया साइन IB अपॉन कॉस IB इज इक्वल्स टू 3/2 अपॉन 4/3, और मेरे पास से ये आ गया बेटा 9/8, और मेरे पास आ गया tan IB इज इक्वल्स टू 9/8, या फिर बेटा IB इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 9/8। ये मेरा आंसर है। यही लाइट अगर मैंने इधर से फेंकी होती हो और फिर मैं आपसे पूछता बेटा बताओ ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, तो आंसर आता आपका tan इनवर्स 8/9। ठीक है बेटा, जब भी बेटा ये ब्रूस्टर एंगल वगैरह पूछे आप बड़े आराम से सारा का सारा काम इसमें निपटा सकते हो। इतना तो पूछेंगे भी नहीं बेटा, ठीक है, उनमें से एक न एक तो वैक्यूम होगा ही होगा, बट फिर भी अगर कोई पूछ ले तो बेटा हमें सारा का सारा आता है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बाई रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन कैसे करोगे, बेटा बताता हूं, सुनो। पहले ना ऐसे कुछ पैरेलल स्लैब्स ले लो, बड़ा पैरेलल स्लैब, इसी के पैरेलल में बड़ा दूसरी स्लैब, ऐसे दो ही बड़ा खूब सारे लगा सकते हैं, ठीक है। दीज आर पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब्स, ठीक है ना। ये नॉर्मल, मैं क्या करूंगा कि इस पर लाइट गिराऊंगा ऐसे, और इस लाइट को बेटा मैं जिस एंगल पर गिराऊंगा बेटा दैट एंगल विल बी द ब्रूस्टर एंगल। सर ब्रूस्टर एंगल पे गिराओगे तो ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये तो हम जानते हैं पोलराइज हो जाएगी। सर दूसरे वाले के साथ क्या होगा, दूसरे वाली पार्शियली पोलराइज होगी, मतलब उसका एक कंपोनेंट खाया जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं खाया जाएगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा। लेकिन बेटा यहां से रे आई ऐसे, आपको बेटा हल्की फुल्की ऑप्टिक्स तो पता ही है, पैरेलल है, इसलिए बेटा वापस से ये वाला एंगल IB ही आ जाएगा। अगली वाली पैरेलल स्लैब बेटा उसके पैरेलल पड़ी है, तो बाय ज्योमेट्री आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल फिर से बेटा आपके पास क्या आ गया IB, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ IB के ऊपर बेटा, फिर से ये कंप्लीटली पोलराइज्ड, फिर एक हिस्सा बेटा वापस चला गया अंदर, फिर बेटा रे यूं आ गई, ये वाला एंगल बेटा वापस से आपके पास IB। अब सुनना, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड,
रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये कंप्लीटली पोलराइज, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो ये रे आ रही है ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड है। इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट जो है कम तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि 90% ये वाला कंपोनेंट पहली बार में खत्म हो गया, 90% फिर जितना बचा उसका 90% अगली बार में और गायब हो जाएगा, फिर उसका 90% अगली बार में और गायब हो जाएगा। तो ऐसी 3-4 स्लैब्स अगर मैं लगा लूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये वाला तो आपका फुल्ली पोलराइज होता जाएगा, और ये जो पार्शियली पोलराइज हो रहा है इसमें ये वाला कंपोनेंट बार बार खाता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही ऐसे 3-4 रिफ्रैक्शन कराओगे तो ये वाला जो लाइट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा, ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा, ये वाला कंपोनेंट नेग्लिजिबल बचेगा। क्यों? क्योंकि हर बार रिफ्रैक्शन से ये वाला कंपोनेंट हल्का फुल्का कम तो हो ही रहा था, पार्शियली पोलराइज तो हो ही रही थी। तो जैसे तुम ऐसे 3 या 4 पैरेलल स्लैब से रिफ्रैक्शन कराओगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही आपके पास बचेगा। तो ऐसे आप बाय रिफ्रैक्शन भी इस तरह से सारा का सारा काम निपटा सकते हो। समझ गए बच्चों? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन पोलराइजेशन। अगर हम किसी लाइट को पोलराइज कर दें और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कंपोनेंट को हम उड़ा दें तो उसकी इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात को डिस्कस करते हैं। और इवन ऑफ कोर्स हम उस फॉर्मूले को और सिचुएशन को अपन याद भी रखेंगे। बहुत ही आसान सा काम है और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा लो है, लेकिन इस लो पर सवाल काफ़ी बार पूछ रखे हैं जेईई में। तो चलिए मेरी बात सुनना बेटा। मान लीजिए कि बेटा कोई लाइट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सामने की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑसिलेट करती है, ऐसे भी करती है, यू भी करती है, यू भी करती है। ये जो आपके पास लाइट है जो आ रही है वो अपने आप में अनपोलराइज्ड लाइट है। ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है। इस लाइट को पोलराइज करने के लिए मैंने सामने की तरफ बेटा कोई डाइक्रोम या फिर निक्रोम क्रिस्टल वगैरह इस तरह से ला लिया। ये इसको आप पोलराइजर कह सकते हो। और ये जो पोलराइजर है ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ही जाने देगा। जिस लाइन के अलोंग ये कंपोनेंट को परमिट करेगा उस लाइन का हम नाम निकाल देंगे ट्रांसमिशन एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा उसको खा जाएगा। कौन खा जाएगा? ये आपका जो पोलराइजर है ये खा जाएगा। इसी कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो क्या करेंगी कि सिर्फ और सिर्फ इस तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट होने देगी और इस तरफ वाले कंपोनेंट को खा जाएगी। तो जैसे ही ये लाइट इस पोलराइजर से गुजरकर इस तरफ आएगी उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ऑफ कोर्स सामने की तरफ सी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, ये बात सिंपल सी समझ में आती होगी। इसने कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो खाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो खाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट खाया है तो ऑब्वियस बात है कि एनर्जी भी कम हुई होगी। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो ऑब्वियस बात है कि पोलराइज होने के बाद जो आपके पास लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी I0 तो नहीं है बल्कि I0 से कम है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस I शुड बी लेस देन I0। कितना होना चाहिए वैसे तुम तो कई मार सकते हो, बट मैं एक जनरल बात बोलने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, हम इस बात को जानते हैं कि इंटेंसिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यहां पर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऑसिलेट कर रही हो, चाहे इस तरफ ऑसिलेट कर रही हो, चाहे इस तरफ ऑसिलेट कर रही हो, चाहे इस तरफ ऑसिलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो E0 ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो E0 ही है। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज, इसको मैं I0 कह दूं, दैट इज सम k टाइम्स जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, लेट्स से कि जो लाइट जा रही है उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे E0 और उसका इस ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। तो इस E0 के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा E0 का कॉस थीटा और ये वाला आएगा E0 का साइन थीटा। जैसे ही सामने वाले पोलराइजर से ये लाइट गुजरेगी वैसे ही E0 के कॉस थीटा को तो परमिट कर दिया जाएगा, लेकिन E0 के साइन थीटा को ये पोलराइजर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही लाइट इस तरफ आएगी तो जितनी भी लाइट है बेटा उसका एक कंपोनेंट खा लेंगे और एक कंपोनेंट जो होगा बेटा आपके पास वो पार हो जाएगा। जो कंपोनेंट पार हो जाएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स E0 का cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू बेटा जीरो भी हो सकती है। इस वाले ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी, ऐसे होगी तो 1 डिग्री, ऐसे होगी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे लगातार अलग अलग थीटा की वैल्यूज आएंगी। यहां पर आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी आप कह सकते हो कि दैट इंटेंसिटी इज k टाइम्स बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज E0 का स्क्वायर cos स्क्वायर
अब ये जो बड़ा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तुम जानते हो कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, 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 ऐसे भी है। तो थीटा की तो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं, और कॉस थीटा की अगर अलग अलग वैल्यूज हैं तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। इसका जो एवरेज आएगा 0 और 1 का, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी हाफ। इस कारण से आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी बड़ा, उसकी जो वैल्यू आएगी बड़ा, वो आएगी के ई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। के ई नोट का स्क्वायर आपकी वो इंटेंसिटी थी जो एक्चुअली इंसिडेंट की गई है। यहाँ पर इस पोलराइजर से गुजरने के बाद आपने नोटिस कर लिया होगा कि इंटेंसिटी जो है वो जस्ट जितनी थी बड़ा उसकी हाफ हो गई है। एज सिंपल एज दैट। तो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से गुजरेगी, वैसे ही पोलराइजर की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है सिर्फ और सिर्फ उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट खा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो इंटेंसिटी है वो सीधी फ्लैट हाफ हो जाएगी। ये वाली इंटेंसिटी अगर मान लीजिए बेटा आपके पास 5 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बेटा 2.5 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो जैसे आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से अगर पोलराइज कराओगे तो एक कंपोनेंट खा लिया जाएगा और एक कंपोनेंट पार हो जाएगा, और इंटेंसिटी जो बेटा वो आपकी हाफ हो जाएगी। तो बड़ा सीधी सी बात है कि जब भी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर के थ्रू मैंने पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया है, वैसे ही अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नोट है तो यहां पर इंटेंसिटी आपके पास I इज इक्वल्स टू आई नोट बाई 2 होगी। ठीक है ना, अच्छा सा रिलेशन है। आई होप बड़ा आप इसको याद रखोगे, कोई बहुत ऐसी हाई फाई बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों अगली बात, नेक्स्ट इज मेलिस लॉ। बड़ा मेलिस लॉ क्या कहता है, सुनिएगा। पोलराइज्ड लाइट को फिर से पोलराइज करूं, चल ऐसा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा सा लॉ है, बड़ा सुनना आराम से, इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस वाले सवाल पर ना, सॉरी इस वाले फॉर्मूले पर खूब सारे सवाल जेने पूछ रखे हैं यार। बड़ा मान लीजिए कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, और लाइट जा सामने की तरफ रही है बेटा किसी सी वेलोसिटी से। दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट, ये बड़ा आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। अब मैं इसको किसी पोलराइजर से गुजारूंगा, बेटा मैं इसको किसी पोलराइजर से गुजार रहा हूं ऐसे। ये बड़ा आपका पोलराइजर है, और लेट्स से मेरे बच्चों ये उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। अगर ये ट्रांसमिशन एक्सिस है तो तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है वो तो पूरी पार हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है वो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट पार हो जाएगा। तो जैसे इधर आएगी बड़ा, वैसे लाइट अब पोलराइज्ड रहेगी। जैसे लाइट इधर पहुंचेगी, अब वो पोलराइज्ड लाइट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा लेट से है E, सामने की तरफ बड़ा वेलोसिटी ऑफ लाइट बड़ा लेट से C। अगर इसकी इंटेंसिटी I नोट है, देन यू नो इट वेरी वेल कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी बड़ा वो I नोट बाई 2 है। इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ऑसिलेट कर रही है, जिस पोलराइजर से लाइट गुजरी है ना उसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल। अब मैंने क्या किया कि इसके सामने एक पोलराइजर और लगा दिया, और जो अगला वाला पोलराइजर है ना उसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे नहीं है, उसका ट्रांसमिशन एक्सिस पहले वाले के ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना के है। कैसे एंगल थीटा बना के। तो अगला वाला जो पोलराइजर है बड़ा वो ऐसे, और उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बड़ा ये है। उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है हमारे पहले वाले की ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, लेट से प्यारे बच्चों थीटा। तो सर इससे क्या होगा,
इससे बड़ा एक फर्क तो पड़ेगा, मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ेगा। हाँ बेटा सुनना, जैसे मान लो कि बेटा ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है। पोलराइजर जो है मैंने उसको बेटा ऐसे एक स्लिट टाइप से दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है, ऐसे स्लिट टाइप से, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये पोलराइजर है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, तो उसको पार होने देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, तो उसको पूरी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है और पोलराइजर ऐसे है, उसके साथ एंगल थीटा बना के, उसके साथ एंगल थीटा इस तरह से बना के, तो अगर ये आपका ई है तो उसके ई cos थीटा को तो पार होने देगा और ई sin थीटा को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि? तो आप ऐसा कह सकते हो बेटा, आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसके पास बेटा ट्रांसमिशन एक्सिस पहले वाले पोलराइजर की ऐसे थी, तो जैसे ही लाइट इसमें से गुजरी सिर्फ और सिर्फ इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट ही बचा। तो ये वाला जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। अगला वाला पोलराइजर ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ एंगल थीटा बना के बैठा है। तो जैसे लाइट यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, इस ई के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ई cos थीटा, एक ई sin थीटा। ई के cos थीटा तो कर लेंगे, सॉरी बेटा, ई के sin थीटा तो कर लेंगे एब्जॉर्ब, और ई के cos थीटा को कर देंगे पार, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो इसके इधर की तरफ वाले पॉइंट पर अगर आऊंगा, तो अगर बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एम्पलीट्यूड ई है, तो इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ई का cos थीटा होगा, बस। और तो और मैं जानता हूं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर cos थीटा टाइम्स हो गई है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर जो इंटेंसिटी है वो इसका cos थीटा टाइम्स हो गई है। तो अगर यहां पर इंटेंसिटी आई है तो यहां पर इंटेंसिटी आ गई है आई का cos स्क्वायर थीटा, या फिर I0/2। I0 बेटा शुरुआत वाली थी, है ना, इस पोलराइजर से गुजारूंगा तो जस्ट हाफ हो जाएगी, फिर इस पोलराइजर और इस पोलराइजर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी cos थीटा टाइम्स बचेगी, sin थीटा टाइम्स वाली बेटा एब्जॉर्ब हो गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो इंटेंसिटी है बेटा आपके पास I0/2 तो पहले वाले पोलराइजर से गुजरने पर अब उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम्स आपकी इंटेंसिटी होगी। आई होप बेटा सारी सारी बात समझ में आ गई। चलो मैं आपको कुछ वैल्यूज के साथ भी वाली बात समझाता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह के एग्जांपल्स बेटा सीधे जेई ने पूछ रखे हैं, बेटा मैं तो वही वैल्यूज यूज कर रहा हूँ जो जेई ने पूछ रखे हैं। ये आपके पास बेटा कोई पोलराइजर, जिसका ये रहा आपका ट्रांसमिशन एक्सिस, ये बेटा आपका पोलराइजर है। आपके पास ये कोई लाइट है जो अनपोलराइज्ड है, सामने की तरफ बेटा c वेलोसिटी से जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। लेट से प्यारे बच्चों इसकी इंटेंसिटी है I0। इस पोलराइजर के आगे मैं एक पोलराइजर और लगा रहा हूं, और अगला वाला जो पोलराइजर है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है। तो अगला वाला जो पोलराइजर है बेटा वो ऐसे कहीं है, ऐसे, और दोनों के बीच में लेट से बेटा जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आराम से सुनना बेटा, ये अनपोलराइज्ड लाइट जब पहली बार किसी पोलराइजर से गुजरेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। लेट से बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, लाइट जा रही बड़ा सामने की तरफ सी, ये वाली लाइट आपकी पोलराइज्ड है, ये बड़ा आपकी पोलराइज्ड। और तो और सीधे ही इसकी इंटेंसिटी बेटा हाफ हो जाएगी। अगर ये वाली इंटेंसिटी I0 है तो ये वाली इंटेंसिटी बेटा आपके पास I0/2 है। अब क्या होगा, अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ऐसे आगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। अगला वाला पोलराइजर इसके साथ एंगल 30 बना के बैठा है, तो जैसे ही लाइट यूं जाएगी इस ई का सिर्फ और सिर्फ cos 30 ही पास होगा। तो इस पोलराइजर से गुजरने के बाद जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी
उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ E cos 30 ही होगा। जैसा आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड cos 30 टाइम्स हो गई है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी है वो यहां वाली इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी इस I का cos स्क्वायर 30। बेटा cos 30 तो √3/2, उसका स्क्वायर बेटा कितना आ गया 3I/4। इसका मतलब इस यहां पर जो इंटेंसिटी है उसका 3/4 टाइम्स इंटेंसिटी बचेगी। यहां वाले की 3/4 नहीं, यहां वाले की 3/8, क्योंकि हाफ तो पहले हो गई थी। तो आप ऐसा कह सकते हो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ I इज I0/2, दैट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स I0/8। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। चलिए बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास ये रही कोई लाइन और कोई अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है ऐसे। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी ऑसिलेट कर रही है, यूं भी ऑसिलेट कर रही है, यूं भी ऑसिलेट कर रही है और सामने की तरफ c वेलोसिटी से जा रही है और इंटेंसिटी है I0। मैंने इसके सामने एक पोलराइजर लगा दिया यूं। जो पोलराइजर मैंने ऐसे लगा दिया उसका ट्रांसमिशन एक्सेस ये रहा। क्या होगा? तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट तो गायब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही गायब होगा। लेट्स बड़ा दिस इंटेंसिटी इज I, लाइट जा रही है सामने की तरफ C, ये है अनपोलराइज्ड लेकिन ये है पोलराइज्ड। इसकी इंटेंसिटी है I0, तो सीधा बोल दो कि अनपोलराइज्ड को जब तुम पहली बार पोलराइज करोगे तो इंटेंसिटी आधी बचेगी चिल्ड टाइम्स। फिर क्या? फिर मैंने एक पोलराइजर और लगा दिया। पहले वाला जो पोलराइजर लगा हुआ था उसके साथ 45 डिग्री बनाते हुए उसके साथ 45 डिग्री बनाते हैं। उसके साथ 45 डिग्री। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो तो बड़ा यूं ऑसिलेट कर रही है। अगला वाला पोलराइजर ऐसे नहीं, उसके साथ 45 डिग्री पे है, तो इस E का जो sin 45 होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और cos 45 पार हो जाएगा। तो ये पोलराइज्ड लाइट फिर से पोलराइज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड घट जाएगा और इधर सिर्फ और सिर्फ E cos 45 बचेगी। अगर एम्पलीट्यूड cos 45 टाइम्स हो गया, मतलब 1/√2 टाइम्स हो गई है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर यहां पर इंटेंसिटी I है तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी वो I का cos स्क्वायर 45 टाइम्स आएगी, मतलब बेटा ये I/2 आएगी। इस इंटेंसिटी का हाफ, इसका हाफ नहीं, इसका तो 1/4। आप बोलोगे सर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू I0/4। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे भी देख लेते हैं, दैट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से भी काम बन जाएगा उसके, लेकिन मैं बड़ा थोड़ा सा उसको डिटेल के अंदर बता रहा हूं, उसको भी आप बड़े आराम से देख लेना। उसको करने के बाद बेटा पूरी की पूरी जो आपकी जो वेव ऑप्टिक्स की शीट है, उस पूरी की पूरी इसेंशियल शीट को निपटा देना यार, इसेंशियल शीट को पूरी को निपटा देना।